हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है और ये बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा टॉपिक है आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा दिखा देना चाह रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ नहीं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन थे उनमें से यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन करी हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और यही पूछेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, डायमैग्नेटिक है तो क्यों है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोलता है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं और इन टॉपिक पे बेस्ड वीबीटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम ये सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उसके बाद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। अगर ऐसा होता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको कहीं कुछ डाउट रह जा रही है तो you are always most welcome to ask your doubt. So let's start with the topic now. Valence bond theory 1931 में ये थ्योरी आई थी और इस थ्योरी को जिन्होंने दिया था उनका नाम है लिनस LINUS, जो भी आपको बोलना है, पॉलिंग। ठीक है, तो पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1931 में दिया था और ये जो व्यक्ति थे इनके बारे में हमें इंट्रोडक्शन हमेशा पता होना चाहिए कि किस ईयर में बॉर्न हुए, कब ये इनकी डेथ हुई, ये कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या अवार्ड मिला इनको। एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट दिस कि आप भी कहीं कभी पर आगे जाकर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर सकें। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, वहां पे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, यहाँ पे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप सोच रहे हो कि ये 10 बार एक ही थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोनों थ्योरी में डिफरेंस देखो कहाँ पर क्या आता है। अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, बट डिफरेंस इज देयर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में आते हैं कि एक्चुअली किस चीज के बारे में बात करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, आपने पढ़े होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटर मिक्सिंग, आपस में मिल जाना। इंटर मिक्सिंग मतलब कि जैसे कि एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, तो ये एटम जो है वो दूसरे वाले एटम के साथ जाके मिल जाएगा। इंटरमिक्स, आपस में दोनों मिलके इन लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। इज दिस क्लियर? इस टाइप का कुछ हमको दिखता था, C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे करके हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा करते थे। मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बता रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब भाई हाइब्रिडाइजेशन हमने बोल दिया इंटरमिक्सिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में किस टर्म में बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि कौन कौन इंटरमिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहे हैं मेटल और लिगेंड। जब मेटल और लिगेंड आपस में मिक्स होंगे तो इनके मिक्स होने को या इनके इंटरमिक्सिंग होने पर जो हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। द हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड विच रिजल्ट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कि जब मेटल और लिगेंड मिलेंगे, दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट अपन को मिलेगा, जो कंपाउंड अपन को मिलेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स जो अपन को मिलेगा, उसमें बॉन्ड होगा। तो जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, मेटल और लिगेंड। जबकि मेटल और लिगेंड की बात जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे वहां पर मेटल लिगेंड की बात नहीं करते। तो यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है देने वाला। अब ये आपका हो गया मेटल। ठीक है, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो ये हो गया मेटल। अब मेटल क्या करेगा, मेटल की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो रही है, मेटल की प्रॉपर्टी हो रही है लेने की। किससे लेने की, लिगेंड से। और लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड कुछ नहीं करता है, लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो लिगेंड अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर देता है, मेटल को। तो लिगेंड कौन हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक, सो लिगेंड विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द मेटल। उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, मेटल को दिया। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए हर बार, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलना चाहिए। बहुत फर्क पड़ जाता है जब हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा मेटल और लिगेंड के बीच में फॉर्म होगा। एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने एक ही यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब आप देखो यहाँ पे जो आपको CO दिख रहा है बीच में,
ये कौन है आपका? ये आपका मेटल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेटल का काम ही क्या है? ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करेगा? ये कौन से लिगेंड है? ये सेकेंडरी लिगेंड है और ये बाहर वाला प्राइमरी लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये लिगेंड क्या कर रहा है? ये लिगेंड इस मेटल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी तो सब जगह से बांध के रखा है। ये क्या कर रहा है? ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं किसको? मेटल को। और इस वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जा रही है, मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्डिंग हो जा रही है। उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये कौन समझा रहा था? ये वीबीटी में समझाया जा रहा था पॉलिंग के थ्रू, राइट। नाउ मेन फीचर्स पढ़ना है अब अपन को वीबीटी के। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वीबीटी के, तो मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखी हूँ, नहीं तो चटाई लगने लगता, तो आपके लिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। देखिए सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि लिगेंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल, ठीक है। वीबीटी में क्या होता है कि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देता है, मेटल को डोनेट कर देता है। हर बार मैं आपसे बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉन मत कहिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि लिगेंड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ठीक है। आप एक चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंपॉर्टेंट आ रही है, मेटल मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। देखो बिल्कुल सीरीज से चलते जाओ भाई, ठीक है। इधर उधर इसलिए नहीं लिखी हूँ मैंने, पहले मैंने आपके लिए क्या लिखा कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। अब भाई लिगेंड अब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मेटल को क्या करेगा? रखेगा कहाँ? अपने सिर पे तो रखेगा नहीं, उसको जगह खाली करना पड़ेगा। तो मेटल क्या करेगा? जगह खाली कर देगा, किसके लिए? लिगेंड के लिए, कि लिगेंड भैया आएंगे और वहां पर रहेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल था हमारा, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे तो वहां पर हमको एम्प्टी ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं होती थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा याद रखिए कि जो वीबीटी यहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं कि एस और पी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट डी इज द मेन फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में हम पूरा जो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं सारे डी से ही आते हैं। तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। और दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं डी की, एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल। ये जो पॉइंट है ये वाला बॉक्स का, इसको प्लीज आप फोकस करिएगा। इसमें जो दो कंडीशन है n-1 और nd, तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो एक बनेगा dsp2 और एक बनेगा sp3d2। तो जिसमें d पहले आ जाता है उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिसमें d बाहर आता है उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे हम इसके पे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन टुक प्लेस व्हिच डिसाइड्स द नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आपने बोले कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो मेटल ने जगह खाली कर दिया, मेटल ने जगह खाली किया तो मेटल और लिगेंड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दोनों इंटरमिक्स हो गए। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन ने क्या दे दिया कि जो प्रोडक्ट है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो क्या बता रहा है यहाँ पर? नेचर बता रहा है और ज्योमेट्री बता रहा है कॉम्प्लेक्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन किस में हेल्प करता है? नेचर बताने में और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताने में, कि ज्योमेट्री मतलब कि उसका शेप कैसा होगा। नेचर मतलब कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में इसी की बात करी थी। जो हम बोल रहे हैं कि नेचर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ये भी हम वीबीटी के थ्रू पता लगा सकते हैं। मेटल प्लस लिगेंड, व्हेन मेटल एंड लिगेंड विल कंबाइन, फाइनली व्हाट हैज हैपेंड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जो कि नेचर में कैसा होता है? डायरेक्शनल होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। आपने हमेशा देखा है उसको किस हेडेड एरो से अपन शो करते हैं। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ पूरे पॉइंट आपको क्लियर है। बहुत सिंपल और सड़ा सा पॉइंट है कि लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल को भैया घर खाली करना पड़ेगा। ये समझ लो कि दूसरा किराएदार आ रहा है, तो किराएदार आ रहा है तो आप ही के बिस्तर के ऊपर एक और बिस्तर नहीं रख देगा, उसको जगह खाली करवाना पड़ता है। तो ठीक वही पूरा एक ओनर और रेंट वाले की जो बात होती है वैसी कहानी है यहाँ पे, सिंपल सिंपल। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात पढ़ना जरूरी है, हम आगे बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज द टेबल। ये हम जो अभी बात कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री बताता है कॉम्प्लेक्स की, तो ये ज्योमेट्री जो है आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए दुनिया की कोई शक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, सारी शक्ति आपके अंदर है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp। और ये देखो आप कुछ भी बिल्कुल भी अलग नहीं है, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे अब कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है। हम जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल नहीं होते थे, ठीक है। तो sp कंडीशन कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आए, ज्योमेट्री जो लीनियर होती है, एग्जाम्पल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 3 है, ट्राइंगल वाला शेप है, तो नाम ही हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। नाउ व्हेन द ज्योमेट्री, व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, 2 बार 4 आ रहे हैं, ठीक है। एक 4 होता है sp3 और एक 4 होता है dsp2। अब देखो यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना dsp2, हमने क्या लिखे, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, और sp3 रहती है तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इतना हमको क्लियर है। तो ये जो d पहले आ जा रहा है, ये जो d यहाँ पर पहले आ गया हाइब्रिडाइजेशन में, इसी को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर बोलते हैं, ये इनर वाली कंडीशन है। अब आगे देखिए 5 है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, dsp3 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 2 पिरामिड ऊपर नीचे ऐसे मंदिर टाइप का शेप बन जाता है जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो मतलब कि मैं एक सिंपल सा आपको बता रही हूँ, ये ऐसा, ये 2 पिरामिड नीचे बन जाते हैं, ठीक है, ये होता है बाय पिरामिडल। और जो कि जब पिरामिडल लिखते हैं तो सिर्फ एक ऊपर का बनता है, नीचे का नहीं बनता। ओके, नाउ 6, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो गया d2sp3, ये भी इनर ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइज जब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब यहाँ पे d आखिरी में आ रहा है, पहले s इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, फिर बाद में d इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल के लिए कंडीशन होती है। ऐसे बोलने पे मुंह से नहीं समझ में आएगी। अभी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, मान लो भी हमको Fe F6 को ड्रॉ करना है अगर, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। क्योंकि वीबीटी में आता ही क्या है, कुछ क्या आता है, यही आता है ना कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बना के बताओ और बताओ कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, क्यों है ये बताइए, ये रीजन। तो यही सारे क्वेश्चन आते हैं और यही सब क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन तो हमको जब तभी बनेंगे ना भाई, जब थ्योरी पढ़ेंगे। तो दिस इज द थ्योरी, बहुत छोटी सी थ्योरी है। अब इसके आगे अब हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एग्जाम्पल। हम इसके एग्जाम्पल को अब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल नाउ। पहला एग्जाम्पल है हमारा हेक्साअमाइन क्रोमियम 3 आयन CrNH3 3+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है अपन, जब भी एग्जाम में आपको ऐसा आए कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस कॉम्प्लेक्स का, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स लिखोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछेगा, तो आपको ठीक इसी पैटर्न में चलना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया आपका, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, इसका एटॉमिक नंबर लिखें, जो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 24 है तो 18 इलेक्ट्रॉन उठा के भर दो आर्गन का, ये Ar लिख दो। अब जो भी बचे आपके पास 3d5 बचा और 4s1 बचा, ठीक है, इसको इसमें फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 4s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने यहाँ पर 2 भरे और ऐसे करके भरे तो ये तो रूल ही गलत है। आपने 11th में पढ़े हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के रूल, ऑफ वो प्रिंसिपल, होन्स पॉलीज, ये सारे तीनों मिलके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का रूल बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोमियम क्या है, +3 उसमें है, इसका जो स्टेट है ये किस फॉर्म में, ये +3 में है। तो जब क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएंगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 21, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर से। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4 में से। कभी भी बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, कहीं से भी बीच में उठा के खाली मत कर देना। तो 4s का निकला, फिर 3d का ये वाला निकला और फिर ये वाला निकल गए। अब इनके निकलने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब VBT कहता है, VBT फॉर द कोऑर्डिनेशन, VBT फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो VBT में क्या कहना था कि मेटल और लिगेंड कंबाइन होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कितने अमोनिया है, टोटल आप देख रहे हो यहाँ पे कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया, 6 है।
तो अब लिगेंड क्योंकि आके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मेटल को जगह खाली करके रखना पड़ेगी, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्रोमियम कौन हो गया, ओनर हो गया, जो मेटल हो गया वो कौन हो गया, ओनर हो गया, घर दे रहा है, उसने क्या किया, जगह खाली करवा दिया, एक जगह ये खाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई एंड सो ऑन। टोटल 6 प्लेसेस हमको एम्प्टी चाहिए, तभी जाके लिगेंड आएगा। यही हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन होती है। आप हमेशा याद रखना किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, कि लिगेंड को खाली जगह चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं, ऐसी जगह खाली जगह चाहिए। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है CrNH3 ये इजीली क्या करेगा, आराम से अपने इलेक्ट्रॉन भर देगा। पहले ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको हम फिल कर देते हैं। ये क्रोमियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ये वही है, ठीक है। अब क्रोमियम का जो ये वाला है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो ये जो लिगेंड है कहाँ से कहाँ तक भरेंगे, ये 2 हो गए, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ एक इन सबको जोड़ के एक साथ बना दिया, तो ये क्या बन गए, अब यहाँ पे पेयरिंग में भरेंगे अपन, क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि जो लिगेंड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। बार बार इसको अपने मुंह से बोलिए, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का, कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, वो क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या आ गए आपके, NH3 आ गए, ठीक है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, अब यहाँ पे समझ लो तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे से देखो ये कौन सा वाला शेल था, ये कौन सा वाला ऑर्बिटल था, 3D ऑर्बिटल था। 3D में से कितने अपन को मिले हैं, 2 मिले हैं, 2 जगह एम्प्टी मिली थी, तो D2 लिख लो। S में से कितना मिला था, 1 मिला था। ये 4s का ऑर्बिटल है, उसी के नीचे नीचे लिख दिया है मैंने, ये 4s का ऑर्बिटल है, और ये किसका है, 4p का है, ठीक है। और 4p में से कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, ठीक है। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो योर हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी D2 2D sp कितने 3, तो D2sp3 ये हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। और आपको यही लिखना होता है एग्जाम में, और कुछ और से अलग से नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये अभी उसी के पार्ट का कंटिन्यूएशन है कि क्या क्या चीजें हम अपन को लिखना है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अभी हमने फाइंड आउट किया। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, यही हाइब्रिडाइजेशन निकाले हमने। नेचर पूछ रहा कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, तो थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, कैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, लिगेंड को मत देखो, इसको देखो, लिगेंड को नहीं देखना है आपको, क्योंकि लिगेंड आप जब जब देखोगे आपको वो पेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, तो आपको लिगेंड की तरफ फोकस नहीं करना है। ये क्या है, ये हमने किसका लिखे हैं, ये हमने लिखे हैं लिगेंड का। तो आपको जब भी मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है तो आपको लिगेंड को नहीं देखना है, आपको इसको देखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक नेचर पे आ जाते हैं। ओके, मैग्नेटिक नेचर से पहले क्या है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नेचर क्या है कॉम्प्लेक्स का नेचर है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं आपको भी समझाती हूँ, ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो कभी भी आप एक चीज से समझ लीजिए कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करें और हाइब्रिडाइजेशन में D पहले आ जाए, मतलब कि पहले D हाइब्रिडाइजेशन में पहले आ जाए, तो वो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और D अगर बाद में आए, मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके का होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर D कहाँ है, बाद में आ रहा है, तो उसको आउटर बोलो, और यहाँ पे पहले आ जाएगा अगर, तो उसको क्या बोलो, इनर बोलो। तो अगर नेचर पूछेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैंने आपको भी बताई कि D में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे। लिगेंड को आपको नहीं देखना है। D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन थे 3। तो जब कभी भी इनकम्प्लीट वाली कंडीशन होती है तो हम उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, और जब पेयर्ड रहता है तो बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। बट डायमैग्नेटिक कंडीशन होती है सबके सब पेयर्ड होना चाहिए। अब मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को डायपोल मोमेंट भी कहा जाता है।
तो म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर n प्लस 2, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, n है आपका 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाउ मेनी, 1 2 3, तो n की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर 3, तो ये क्या हो गया, रूट ओवर 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको आगे और सॉल्व कर ले हम, तो रूट ओवर 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया, 4 5, कितना हो गया, रूट ओवर 15 का रूट आप निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर 3.87 यूनिट क्या हो जाएगी, बोर मैग्नेटॉन, BM करके लिखते हैं, ठीक है। BMW नहीं है, कार नहीं है, BM है, बोर मैग्नेटॉन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। ओके, नाउ हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन COFe6 3-, बहुत इजी है, इसमें भी क्या करना है अपन को। अब देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, 3- करके लिखा है तो कोबाल्ट का यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो +3 आएगा, तो +3 इलेक्ट्रॉन अपन को यहाँ पे कम करना है। तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का हो गया 27, क्योंकि सेंट्रल एटम है तो उसी का लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 3d7 4s2, तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि CO+3 स्टेट में है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। अब देखो जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको जो है वैसे का वैसे लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों पेयरिंग में था, अब ये वाला जो है हम इसको ग्राउंड स्टेट में ही लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ मैं एरो बना लूँ, तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात आती है। यहाँ पर अगर फ्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये अपन को याद करना पड़ता है, इसकी एक लिस्ट होती है। तो अगर फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती मतलब ये इसके साथ मिल जाता, ये इसके साथ मिल जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कंडीशन ऐसी नहीं है, बिल्कुल अलग कंडीशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन अब कहाँ पर होगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगा 4s 4p और 4d में। वैसे में भी हमको कितने चाहिए हैं, 6 प्लेसेस खाली चाहिए, तो देखते हैं 6 प्लेस है कि नहीं। तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब 4s से लेके 4p से लेके 3d तक, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, F6 आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा कि जो पहले कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, उसका लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन बिना टच किए उसको, ठीक है। ये तो 3D का कॉन्फ़िगरेशन था। अब यहाँ से क्या हुआ है, आपका लिगेंड आ जाएगा, लिगेंड आ जाएगा तो कैसे करके आ जाएगा, पेयर के फॉर्म में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहीं पर हो गया पेयर, ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो मैंने क्या बना दी है, 4s + 4p के ऑर्बिटल है, प्लस किसका ऑर्बिटल है, 4d का, ठीक है। तो 4s में का एक ऑर्बिटल ये वाला, 4p का 3 ऑर्बिटल है, मतलब कि टोटल 3 है, तो ये वाला ऑर्बिटल होगा। d का कितना है, 2 ऑर्बिटल, मतलब ये और ये है, बाकी जो 3 बचे हैं वो यहाँ पे बना दिए। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, पहले क्या आया है 4s, मतलब s पहले आया है, तो s लिख दो, कितने p है, 3p है, 3p लिख दो, कितने d है, 2 है, तो 2 लिख दो, तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बस इतना सा सिंपल। अब इसका हम पूरा विस्तार से लिख देते हैं, इसका क्या क्या चीज क्या है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3d2, ठीक है। इनर है कि आउटर, आउटर है, क्योंकि इस बार sp3 है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। मैग्नेटिक नेचर पूछा है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक ही है, क्योंकि डी में क्या है, इनकम्प्लीट थे, पूरे तो पेयर्ड थे नहीं, मैंने आपको बताई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पेयर हो जाते, पर नहीं है तो नहीं हो पाया। फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू = √n+2, राइट। कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं। अब n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 √4 4 + 2, तो ये हो जाएगा √4 × 4 5 6, √4 6 24, कितना आ जाएगा, √, इसका 4.9, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.9
बोर मैग्नेटॉन आप इसका आंसर लिखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल का करना है। सबसे पहले क्या है अपना, सेंट्रल एटम को देख लें। सेंट्रल एटम क्या है अपना, सबसे पहले सेंट्रल एटम देख लिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखा है कि निकल का एटॉमिक नंबर है 28, तो यहाँ लिख दिए आर्गन, ये हो जाएगा 3d8 4s2। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है, निकल क्योंकि क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, कैसे होगा ये। निकल तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब मैं आपसे यही कह रही थी कि क्वेश्चन में अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो लीगेंड है, ये जो लीगेंड है वो लीगेंड कैसा लीगेंड है, क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, क्या वो वीक फील्ड है। मैं आपको इसका टेबल शेयर कर दूंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग हो जाएगी कैसे, अब ये जो है, ये जो 4s वाले हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये पहले अपन फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दिख रहा है आपको। तो ये एक इसके साथ और ये एक इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होगा, टोटल 4 प्लेस खाली चाहिए, 1 2 3 4 खाली है, 4s की प्लेस खाली है और p की खाली है। तो जब ये इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कौन से प्लेस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, वो एक्स्ट्रा बना दी थी मैंने। तो इसको हमने, अभी ये क्या हो गया आपका, हम कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये जो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है 3D है, ये भी 3D है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने जैसा था वैसा का वैसा लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका कौन फिल हुआ, लीगेंड फिल हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बन गया था तो इसको मैंने काट दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, लीगेंड आ गए। कितने लीगेंड आ गए, 4 पेयर ऑफ लीगेंड। ठीक है, कौन है यहाँ पे लीगेंड, आपका लीगेंड कौन है यहाँ पे, CO कार्बोनाइल मॉलिक्यूल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जिसके वजह से ये जो है यहाँ पर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। एक इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ के, इन्होंने पेयरिंग कर दी। अगर वीक फील्ड होता तो पेयरिंग नहीं होती, फिर हम आगे जाते। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग था, हालांकि तब भी आगे ही गए हैं, पर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो यहाँ पे क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो अगर इसका देखो, अब ध्यान से देखो 3D में, अब मैं आपसे पूछूंगी मैग्नेटिक नेचर क्या है इसका। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, इसका मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है। ठीक, तो फटाक से लिख लेते हैं हम। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या निकाल लिए, sp3। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है। तो इसमें हम इनर और आउटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को नहीं कंसिडर करो, क्योंकि sp3 में d तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल किसके लिए होता है, हमेशा d के लिए होता है। ठीक है, तो विल नॉट इंक्लूड दिस। मैग्नेटिक नेचर क्या लिखेंगे आप इसका, डायमैग्नेटिक। ये फॉर्मूला हो गया इसका, √n+2। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, म्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए। समझ गए हैं आप। ज्योमेट्री इतनी देर से हम नहीं लिख रहे हैं यार, ज्योमेट्री sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले हमने किसको सॉल्व किए थे, इसके पहले हमने क्या किए थे, sp3d2 किए थे, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ये सब मैंने टेबल बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी अपन को देखते हुए चलना है। टेट्रासाइनोनिकलेट, सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पर, सेंट्रल एटम है निकल। ठीक है, एटॉमिक नंबर 28 है अगर भाई एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, अगर एटॉमिक नंबर 28 है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। फिल कर दो यहाँ पर 1
2 3 4 5 6 7, कितना हो गया भाई, 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 2 और फिल कर दिए हमने, ठीक है, ओके। अब निकल जो है वो क्या है, कौन से स्टेट में है, निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसमें से क्या होंगे, पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कम। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 28 - 2, 28 गया, 27 गया, 26। तो डी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकलते हैं। तो ये जो एस है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के वजह से द कंडीशन विल बी कि ये पेयर हो जाएगा, ठीक है, साइनाइड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो इसकी पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब पेयरिंग होने के बाद क्या हुआ, ये देखो ये पेयर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई पेयरिंग। जब पेयरिंग हो गई तो ये वाली प्लेस एम्प्टी हो गई। अब कहाँ से कहाँ तक आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये यहाँ से एक डी इन्वॉल्व हुआ, एक एस इन्वॉल्व हुआ, इसको हम यहाँ तक बनाए, इसको हम यहाँ तक बनाएंगे क्योंकि टोटल 4 CN है ना भाई। तो DSP2, ठीक है, कितना ये लिगेंड, अब यहाँ से लिगेंड शुरू हो गया, लिगेंड 2 3 4, क्लियर है आपको, ये एक्स्ट्रा बन गया है, एक्स्ट्रा पे ध्यान नहीं दो, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हमने हटा दिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, एक ऑर्बिटल कहाँ से आया, एक ऑर्बिटल डी से आया, ये देखो मैंने यहाँ बनाया ना, टोटल 5 होना था तो 5 नहीं है 4 है, तो एक डी से आया और फिर एक एस से आया और 2 कहाँ से आया, पी से आया, और एक जो पी है वो खाली है, मतलब फिर भी क्लियर कर दे रही हूँ, डी, ये एस और ये किसके हैं, ये पी के ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और ये एक पी का अपना बच गया, ठीक है। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 CN माइनस, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 CN माइनस आयंस, ठीक है, या